हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक। आइए आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं और ये है ग्रासलैंड। देखिए यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन आ रहे होते हैं और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैंने लगभग सारी चीजें यहाँ लिख दी है कि इतने ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस तरह के होंगे और फिर मैपिंग से उसे हम कैसे समझेंगे, आइए डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखें कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे होते हैं और ये कौन से ग्रासलैंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विश्व के घास के मैदान, वर्ल्ड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन किस तरह के होंगे, कौन से घास के मैदान किन देशों में हैं, मैच करने के लिए आ जाता है, कंट्री का नाम मैच करा रहे होते हैं, देश का नाम मैच करा रहे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहचाने कौन से घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं या कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आज सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करने वाला हूं, अब के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रह जाएगी। तो कौन से उष्ण कटिबंधीय, कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि कौन से ट्रॉपिकल जोन में है, कौन से टेम्परेट जोन में है। तो हमें ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन को जानना होगा, तभी हम घास के मैदान पहचान पाएंगे कि वो किस जोन में है। या पूछ लिया जाए कि किस महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान है, तो इसके लिए तो आपको महाद्वीपों को पहचानना आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम नाम बोलते जाएंगे और आशा करते भी हैं कि आपको महाद्वीप तो आते होंगे, पहचान में आते होंगे जरूर। या किस में बड़ी घास है, बीच में पेड़ भी हैं, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो डिपेंड किस पर करेगा। घासें बड़ी तभी हो सकती हैं जबकि वहां रेनफॉल थोड़ी ज्यादा हो रही हो, कंपैरेटिवली रेनफॉल ज्यादा हो रही होगी तो घासों की ऊंचाई भी कुछ बढ़ जाएगी, और रेनफॉल अगर थोड़ी ज्यादा मिल रही होती है तो बीच बीच में पेड़ भी पाए जाएंगे। तो और जहां ऐसा हो कि रेनफॉल बहुत कम है तो ऐसी जगहों पर पेड़ नहीं पाए जाते, ट्री नहीं पाए जाते, केवल घासें ही पाई जाती हैं। तो ऐसा सवाना घासों में होता है जिनके बीच बीच में पेड़ भी पाए जाते हैं। बहुत लंबी घासें होती हैं, 4-4, 5-5 मीटर तक की होती हैं। आइए हम पहले तो घास के मैदानों को ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध होते क्या हैं। लेकिन मैं पहले आपको पूरे जो डायग्राम्स मैंने बना रखे हैं आपका टाइम बचाने के लिए, कि बहुत देर तक टाइम ना जाए, क्योंकि मैं बनाऊंगा थोड़ा सा तो वो टाइम लगेगा उसमें, तो मैंने पहले से ही डायग्राम बना लिए और पहले में वो डायग्राम ही आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आप बिल्कुल रेडी रहें कि हम क्या क्या आज इसमें देखने वाले हैं। ये तो हम शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इन सबको समझेंगे और फिर हम इसके बाद वर्ल्ड में कुछ इस तरह से घास के मैदान देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या समझना होगा कि कौन सा उष्ण कटिबंध, कौन सा शीतोष्ण कटिबंध, कौन सा शीत कटिबंध, और वो भी क्यों, कारण सहित देखेंगे। आइए, हमने 3 जगह सन की परपेंडिकुलर रेज दिखाने की कोशिश की है। सन को मैंने 3 जगह बना दिया है, हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं सूरज नहीं आएगा जाएगा, सूरज की लंबवत किरणें आती जाती हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं इस बात को कि कहीं ऐसा कंफ्यूज ना हो कि एक बार सूरज यहाँ, एक बार सूरज यहाँ, एक बार सूरज यहाँ, नहीं, मैंने रेज को केवल दिखाने के लिए ऐसा किया है। तो देखिए, अगर इक्वेटर पर सूरज की लंबवत किरणें हैं, इक्वेटर पर सूरज की लंबवत किरणें हैं, तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर तिरछी किरणें जा रही होंगी। इधर भी ऐसे ही तिरछी किरणें जो है सब पर जा रही हो। रेज जो है इस टाइम परपेंडिकुलर कहाँ है, इक्वेटर पर। लेकिन सन की परपेंडिकुलर रेज अब आ जाती है 23.5 पर, यानी कि कर्क रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, लेकिन फिर भी
इधर की तरफ तो फिर भी तिरछी होती जा रही है, यहाँ और भी तिरछी होती जा रही है। ये हमने पहले भी कई बार कहा है, शायद मुझे ऐसा ध्यान है कि सन की परपेंडिकुलर रेज जहां पर होती है वहां टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, और जितनी तिरछी होती जाएंगी उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब सूरज की लंबवत किरणें परपेंडिकुलर रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, तब इधर की तरफ तिरछी और भी तिरछी और भी तिरछी होती जाएंगी। तो ये तो अपने आप में शीत कटिबंध हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत कम हो जाएगा, रेज बहुत तिरछी है। ऐसा ही हम अगर इधर की तरफ भी चलें, इक्वेटर पर तो हमने देख ही लिया था, अभी देखा था, और अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर तो सीधी है, मैंने एक ये एरो दिखाया, लेकिन फिर से बहुत तिरछी होती जा रही है जितना हम पोल की तरफ जा रहे हैं, साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने एक हेमिस्फीयर में ऐसा दिखा दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ कि अगर सन की परपेंडिकुलर रेज कहाँ हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तब तो यहाँ के लिए तो बहुत ही तिरछी होंगी, बहुत ज्यादा तिरछी होंगी, यानी कि आइस लाइन भी और नीचे तक आ जाती है इधर की तरफ। और जब सूरज की लंबवत किरणें यहाँ होती हैं तो इधर की आइस लाइन और उत्तर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तिरछी आ रही होती है, और जितनी तिरछी होती जाएंगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। साथ में कर्क रेखा और मकर रेखा वो बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है, काल्पनिक बाउंड्री है, कि जहां के बाद यानी कि इधर या इधर कभी भी सूरज की लंबवत किरणें नहीं होंगी, कभी भी सूरज की लंबवत किरणें नहीं होंगी। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूरज की लंबवत किरणें आती जाती रहती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को इक्वेटर पर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और फिर से दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर से इक्वेटर पर, और अप्रैल, मई, जून फिर से 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूरज की लंबवत किरणें आ जा सकती हैं। इसीलिए इस पूरी बेल्ट में ताप अधिक रहेगा। किससे? इससे या इससे, या इससे या इससे, यानी कि इधर के किसी भी भाग से ज्यादा तापमान रहेगा। किसमें? इसमें। तो जहां ज्यादा तापमान रहेगा यही है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मैंने 2 बार लिख दिया, क्योंकि अगर मैं केवल एक लिखता तो कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता था, हालांकि ज्यादातर को नहीं होता। तो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ के बीच में ये है उष्ण कटिबंध, गर्मी वाला क्षेत्र, जिसमें ताप अधिक रहेगा। अब दूसरा देखते हैं, मैंने इसलिए लिख भी दिया, आपको बहुत अच्छे से आज क्लियर हो जाएगा सब। ये उष्ण कटिबंध है, मैं येलो कलर से ये लाइन दिखा रहा हूं, लेकिन ये उष्णता जो है, यहां दीवार तो है नहीं, थोड़ी उष्णता का असर यहां तक भी रहेगा और इधर यहां तक भी रहेगा। तो उष्ण, ये मैंने इसी को लिखा है उष्ण, और मैंने नहीं लिखा, ये तो है ही, जो है मैंने वही लिखा। तो ये उष्णता ये वाली है, यहां भी जो उष्ण लिखा है वो ये वाली उष्णता है, और जो इधर शीत है पोल्स के पास में 66.5, ये है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, और इधर भी है एंटार्कटिक वृत्त 66.5। ये अपने आप में सामान्यतः आइस लाइन मानी जाती हैं, हालांकि शिफ्टिंग होती रहती है, लेकिन फिर भी
एक जनरली इसे हम आइस लाइन मान सकते हैं, इसके ऊपर बर्फ और इसके इधर पानी। तो ये ऊपर बर्फ का मतलब ये है कि सूरज की बहुत तिरछी किरणें आएंगी, बहुत अधिक तिरछी आएंगी, इसलिए इनमें ताप बहुत ही कम होगा या हीटिंग इफेक्ट अपने आप में कम होगा। इसलिए यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है और माइनस में रहेगा तो ये शीत कटिबंध है। और शीत कटिबंध ये है तो फिर से ये भी कोई अपने आप में दीवार नहीं है बल्कि काल्पनिक रेखा है। तो इस शीत का असर मैंने बीच बीच में व्हाइट कलर के ये धब्बे से स्पॉट लगा दिए हैं, इसीलिए क्योंकि आपको जिससे कि क्लियर हो जाए। तो ये शीत इधर भी रहेगी, ऐसी ही इस शीत कटिबंध की शीत भी यानी कि ठंडक जो है वो यहाँ भी रहेगी कुछ। अब आपको यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये शीत भी रहेगी, उष्णता भी रहेगी। शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट जोन। ऐसे ही शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण, और ये भी है टेम्परेट जोन। आपको 3 जोन यहां दिखाई दिए, एक उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध। हमें पढ़ना क्या है? घास के मैदान। घास यहां तो होगी नहीं क्योंकि आइस है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहां तो घास होनी नहीं, और होगी भी तो किस काम की? कौन जाकर के चराएगा? वैसे होगी नहीं। और इधर भी घास नहीं होगी। तो हमसे घास के मैदान 2 तरह के ही पूछे जाते हैं या पहचानवाए जाते हैं कि पहचाने इनमें से कौन शीत कटिबंधीय घास का मैदान है या कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है, कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसके लिए हमें फिर आना होगा मैप पर। आप अब यहां से ध्यान रखेंगे, मैं फिर दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 के बीच में यदि कोई घास का मैदान है, इस बीच में अगर कोई घास का मैदान है या इस बीच में कोई घास का मैदान है तो वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो वो कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यदि ऐसा हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा के बीच में कोई घास का मैदान है पूरी विश्व में कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो अपने आप में कैसा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बस इतनी सी बात समझनी थी। इसके बाद तो पूरा मैप आप भी पहचानते हैं और घास के मैदान भी पहचानते होंगे। नहीं पहचानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम एक साथ सब देखते हैं। आइए, अब मैं समझता हूं मुझे भी बताने की जरूरत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को पहचान रहे होंगे। यही है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और उधर पानी है, कोई जरूरत नहीं है उधर के जानने की, हमें बस ये देखना। तो देखिए 23.5 के बीच में अगर कोई भी घास का मैदान है तो वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आपने अभी देखा है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यदि इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद 66.5 और इधर भी 66.5 के बीच में अगर कोई भी घास का मैदान है तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, वही पिछला वाला डायग्राम, जिससे क्या अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कैसे जानेंगे। तो 23.5 के बीच में उष्ण कटिबंध, 23.5 66.5 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, ऐसे ही इधर भी। बस अब आ जाते हैं
इस बीच में जो है उष्णकटिबंधीय और इसमें जो है शीतोष्णकटिबंधीय। मैं लिख भी देता हूं आपको, कोई भी दिक्कत ना आए। यहां होंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण इस बेल्ट में, यानी कि टेम्परेट। और इस बेल्ट में मैं कहाँ लिखूं, यहाँ जगह भी कम है, यानी कि इसके नीचे फिर से होंगे शीतोष्ण, लेकिन इस बीच में उष्ण कटिबंधीय रहेंगे। इंग्लिश लिखने के लिए जगह नहीं है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इधर भी टेम्परेट ग्रासलैंड, इधर भी टेम्परेट ग्रासलैंड। अब देखिए एक एक का नाम देखते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी देखते जाएंगे, उनके बारे में खास बातें क्या, ये सारी चीजें तो आ ही जाएंगी। बहुत जल्दी में आपका बिना ज्यादा टाइम खर्च किए सारा कुछ समझा रहा हूं, जिससे कि आपको अब एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। सवाना, यही है विश्व की सबसे लंबी घासें, सबसे ऊंची घासें। कितने ऊंची, लगभग 4-5 मीटर तक की ऊंचाई की हो जाती हैं। इसी में बीच बीच में ट्री भी पाए जाएंगे, पेड़ भी पाए जाते हैं। इतनी लंबी घासें होने का कारण क्या है, केवल एक कारण रहेगा जो प्रमुख है, वो यही है कि इन्हें थोड़ा सा रेनफॉल ज्यादा मिलेगी, इन्हें थोड़ा सा ट्रेड विंड से रेनफॉल ज्यादा मिल जाएगी, और ज्यादा मिल जाएगी तो इनकी ऊंचाई बढ़ रही होगी। वेजिटेशन वैसे भी रेनफॉल को फॉलो कर रही होती है। तो सवाना, घास के मैदान, इन्हें जू ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, विश्व का चिड़ियाघर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विश्व का चिड़ियाघर? क्योंकि घासें पर्याप्त हैं, घासों को खाने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे, और घासों को खाने वाले हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी अगर ज्यादा हो जाते हैं, सफिशिएंट है, तो कार्निवोरस भी होंगे। तो तरह तरह के जीव इसमें पाए जाएंगे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस सब पाए जाएंगे। तो ये घास के मैदान हो जाते हैं कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका में महाद्वीप की बात आती है तो ये है अफ्रीका, लेकिन ये केन्या तंजानिया के आसपास, अगर कंट्री की बात आती है तो केन्या तंजानिया युगांडा के आसपास वाला क्षेत्र जो रहेगा, तंजानिया में ज्यादा रहेंगे। सेरेंगेटी वहां का बहुत बड़ा घास का मैदान है, तो तंजानिया में तो ज्यादा रहेंगे, लेकिन केन्या युगांडा के आसपास भी रहेंगे। तो ये हो गए सवाना घास के मैदान। इसी सामने देख रहे हैं आप, भूगोल में कितना अच्छा है ये। आप बस ये पट्टियां याद रखिए, ज्यादा बदलाव नहीं होते, क्योंकि क्लाइमेट लगभग एक जैसी हो जाती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ हद तक एक जैसी हो जाती है। ठीक सामने आ रहे हैं, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला, इधर है कोलंबिया। वेनेजुएला, कोलंबिया, वेनेजुएला में ही ज्यादा क्या है? लानोज। लानोज तो कैसे हुए? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, क्योंकि इसी बेल्ट में है। इधर यहाँ ये ब्राजील, पूरा ऐसे ब्राजील हो जाता है, और ब्राजील में कंपास, ब्राजील में कंपास। तो आपको और भी मैं एक ट्रिक ये बता दूं कि आप केवल 3 घास के मैदान के नाम याद रखते हैं। कौन से? सवाना, लानोज, कंपास। इसके सिवाय जो भी हैं वो सब के सब शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, सब के सब शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। उष्ण कटिबंध में तो ये 3 ही घास के मैदान हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको मैप पर याद होना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा। और मैप भूगोल पढ़ेंगे तो मैप से पीछा नहीं छूट सकता, मैप आना ही चाहिए। आइए अब हम स्टेपी की बात करते हैं। यूक्रेन और रसिया का भाग भी लगा ही हुआ है, तो यूक्रेन में थोड़ा ज्यादा है, रसिया वाले भाग में भी जाएंगे, यानी कि यूरेशिया में भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से कैस्पियन सी के आसपास से विभाजन हो रहा होता है। तो आसपास यहाँ के यूक्रेन के आसपास जो घास के मैदान है, ये हैं
स्टेपीज या स्टेपी, इन्हीं का विस्तार है, ये हंगरी में आ गए, इन्हीं का विस्तार है, हंगरी में आ गए। आप लोग वीडियो रोक रोक करके नाम लिख लेंगे इन सबके, क्योंकि मैं यहाँ नाम नहीं लिख सकता इतनी जगह में, फिर वो दिखाई नहीं जो देगा जो मैं क्लियरली ये सब दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इनके नाम लिख दूंगा तो आप लोग वीडियो देखते हुए वहीं लिख लेंगे पेन से या मैप में बना लेंगे। तो स्टेपी यूक्रेन के आसपास, पुस्ताज इन्हीं का विस्तार है यूरोप में, और ये हंगरी में, हंगरी में इनका नाम पुस्ताज हो जाता है। इसी सामने आ रहे हैं, लगभग आ गए हैं। कहाँ? मैं इधर आ जाता हूं, आपको दिखे ठीक से। यूएसए कनाडा के बॉर्डर के आसपास है इस वक्त, और ये विस्तार है घास के मैदानों का। ये हैं प्रेरीज। ये भी प्रॉपर्टी वाइज कुछ हद तक स्टेपी जैसे ही है, कुछ हद तक स्टेपी जैसे ही हैं। तो क्या इनकी प्रॉपर्टी रहेगी खास? इनकी प्रॉपर्टी खास ये है कि इनकी ऊंचाई कम होगी, ये ज्यादा ऊंची घासें नहीं होती। क्यों ऊंची नहीं होती? ये तो ऊंची है, ये ऊंची क्यों नहीं है? क्योंकि किधर से भी इनके लिए रेनफॉल का जुगाड़ नहीं है। इधर से साइक्लोनिक रेनफॉल तो हो रही होती है, लेकिन साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है वो कोस्टल रीजन्स के आसपास तक हो रही होती है, और इतनी दूर तक अंदर तक कोई खास रेनफॉल नहीं हो पाएगी। तो रेनफॉल कम है तो इनकी ऊंचाई कम होगी। ऐसे ही ये प्रेरीज हैं, जो ये भी अपने आप में ज्यादा ऊंची नहीं होती, क्योंकि रेनफॉल यहाँ भी ज्यादा नहीं होगी। रेन शैडो रीजन हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक रेनफॉल तो होगी, इधर जो साइक्लोन बनेंगे वो तो आएंगे, लेकिन इधर है रॉकीज माउंटेन है, तो ये रेन शैडो रीजन हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्षेत्र आज गेहूं उत्पादक हैं, बहुत अच्छे गेहूं उत्पादक हैं। यहाँ भी गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा होता है। आइए साउथ अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका में पूछे जाएंगे प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में पंपास, साउथ अमेरिका में पंपास। ये मुख्यतः अर्जेंटीना में, लेकिन थोड़ा भाग इनका उरुग्वे में भी है। तो घास के मैदान है, ये देश की बाउंड्री नहीं देखेंगे तो घास के मैदान है, तो आसपास अगर सॉयल और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी है तो वो देश तो और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशंस ज्यादा है कहाँ? अर्जेंटीना में। तो पंपास, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे दोनों लिख देंगे आप। इनकी खास बात क्या है? इनमें अल्फा अल्फा घासें पाई जाती हैं, याद रखना है। पंपास में अल्फा अल्फा घासें पाई जाती हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं, पोषण युक्त हैं। तो इनके लिए कॉमर्शियल ग्रेजिंग हो रही होती है, व्यावसायिक लेवल पर चराई होती है या घासें ये बिकती हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो जाती हैं पंपास। और मैं फिर इधर आ जाता हूँ, अब आपको दिखाई देगा ये साउथ अमेरिका। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जा रही है, यानी कि मकर रेखा। तो इसके इधर तो जो भी है क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। तो किसमें? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, केवल अफ्रीका ना बोले, साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी हैं? वेल्स। और वेल्स को दो भागों में बांट देते हैं, दोनों ये वेल्स ही। अधिक थोड़ा ऊंचाई पठारी भाग पर है तो इन्हें अल्पाइन वेल्स कहते हैं, और थोड़ा नीचा भाग है तो वहां उन्हें हमाडा कहते हैं, तो वहां हमाडा कहते हैं। लेकिन दोनों ही ये वेल्स हैं और इनका ये टाइप है। और आगे चलते हैं फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का देखिए, पूरा ध्यान रखे हैं। इसके नीचे न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत के आसपास वाले क्षेत्र में डाउन्स पाई जाती हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाने जाते हैं? डाउन्स। और फिर भी आगे चल रहे हैं, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ही है, यानी कि टेम्परेट जोन में है। न्यूजीलैंड में भी जो घासें पाई जाती हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें
कैंटरबरी कहते हैं, कैंटरबरी कहते हैं। गुच्छेदार घासें होती हैं और ये गायों के लिए अच्छी होती हैं, इनके खाने से मिल्क अच्छा बनता है, तो डेयरी उद्योग के लिए फायदेमंद होती है। तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में, लेकिन सब की सब शीतोष्ण। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, कुछ कनाडा में भी प्रेरीज। यूरोप में पुस्तास, यूरेशिया वाले पार्ट या यूक्रेन में ज्यादा कह लें स्टेपीज, और इधर ये सवाना, फिर से अफ्रीका में, लेकिन देशों के नाम तंजानिया और केन्या युगांडा के आसपास भी, और इधर लानोज, वेनेजुएला, कुछ कोलंबिया में भी, लेकिन वेनेजुएला में ही ज्यादा, कंपास ब्राजील में। तो अब आप जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, ये है साउथ अमेरिका। जो भी घास के मैदान आपने ये याद किए हैं, आपको याद रहे कि ये साउथ अमेरिका के हैं। कौन कौन से? लानोज, कंपास और पंपाज। अब हम ये डिवीजन नहीं कर रहे कौन से शीतोष्ण कौन से उष्ण, और ये नॉर्थ अमेरिका, इधर ये यूरोप, और इधर ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इतने ही हैं घास के मैदान। और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। आगे भी वीडियो मेरे आते रहेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें तो बीच में जो भी वीडियो आते रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारियां जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगी लाता रहूँगा बार बार और भेजता रहूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू सो मच।